आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग दसम के हिंदी बी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 1 के सेक्शन डी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्यारे छात्रों। मेरा नाम कैलाशपति नारायण है और मैं पाकुड़ जिला के महसपुर प्रखंड के अंतर्गत रांचीकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिट्टी में हिंदी विषय के सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम सेक्शन डी के प्रश्न संख्या 47 से 52 तक के कुल 6 प्रश्नों का अवलोकन करेंगे और विवेचना करेंगे। ये खंड डी में, खंड घ में आपके 5 अंक के 6 प्रश्न जैक द्वारा पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर आपको देने होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 47 पर विचार करते हैं। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे? ये जो प्रश्न आ रहे हैं 5 नंबर वाले, आपके 2 पाठ्य पुस्तक हैं, एक स्पर्श और दूसरे संचयन भाग 2। ये संचयन से हैं। संचयन का पहला चैप्टर है हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर, उनसे ये लिया गया है। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के यानी एक ही जैसे क्यों लगने लगे? दोनों ही स्वार्थी थे। महंत भी स्वार्थी थे और उनके जो भाई थे, तीनों भाई, वो भी स्वार्थी थे। और हरिहर काका की जमीन वो ले लेना चाहते थे, हड़प लेना चाहते थे, जो उनके हिस्से की 15 बीघा जमीन आई थी। इसलिए हरिहर काका को अपने भाइयों और महंत में कोई अंतर नहीं दिखता था, कोई अंतर नहीं लगता था। हरिहर काका के कोई संतान नहीं थे, कोई औलाद नहीं थी और उनके पास 15 बीघे की जमीन थी। उनके भाई उन्हें सिर्फ जमीन के लिए अपने घरों में अपने पास रख रहे थे। दूसरी ओर महंत ने भी एक दिन बड़े प्यार से जमीन को ठाकुरबाड़ी के नाम करने के लिए कहा। महंत जो थे वो ठाकुरबाड़ी के हेड थे, पुजारी थे। तो वो पुजारी भी हरिहर काका से 15 बीघे उनके नाम की जमीन को ठाकुरबाड़ी के नाम करवा लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हरिहर काका को एक दिन बड़े प्यार से समझाया। जब काका नहीं मानते हैं हरिहर काका, तो उनका अपहरण करके मारा पीटा गया और जबरदस्ती अंगूठे का निशान एक कागज पर ले लिया गया कि उनकी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम की जाती है। इस तरह दोनों का लगाव काका से नहीं, न उनके भाइयों का लगाव काका से था, हरिहर काका से, न ठाकुरबाड़ी के महंत का ही लगाव था, बल्कि उनका लगाव हरिहर काका के हिस्से में आए हुए 15 बीघे जमीन से था कि वो हमारे नाम कर दे। उनके तीनों भाई चाहते थे कि वो 15 बीघा जमीन उनके नाम हो जाए और ठाकुरबाड़ी के महंत चाहते थे कि वो 15 बीघा जमीन उनके नाम कर दे। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 48 पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 48 जो है आपके संचयन भाग 2 के पाठ हैं सपनों के से दिन, उससे लिए गए हैं। उसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। सपनों के दिन पाठ के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उनके चरित्र की कौन सी विशेषताएं थी जो उस पाठ में पीटी सर के बारे में बतलाए गए हैं? पीटी सर का नाम प्रीतम चंद था। उनका चेहरा दागों से भरा था, चेचक के दाग जैसे होते हैं। उनके आंखें बाज सी तेज थी। वो बहुत छोटी आंखों वाले थे और बहुत दूर से ही बच्चों को भांप लेते थे, देख लेते थे कि क्या कर रहे हैं। वे बड़े कठोर स्वभाव के थे, काफी स्ट्रिक्ट और कड़े स्वभाव के व्यक्ति थे वो। उन्हें किसी ने स्कूल के समय में मुस्कुराते नहीं देखा था। इतनी गंभीरता और इतनी कठोरता वो अपने चेहरे पर हाव भाव से रखते थे। ये हो गई उनकी शारीरिक विशेषता। अब उनकी बाह्य यानी बाहरी विशेषताएं स्वभाव की क्या थी,
चलिए उन पर हम लोग पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। उनका कद ठिगना था और बदन गठीला था। ये शारीरिक बनावट जो था वो ठिगने कद के थे और बटन जो था वो काफी गठीला, जैसे कसरत करके बदन बनाए हो वैसा था। वे खाकी वर्दी पहने रहते थे। पीटी सर जो थे पीटी करवाते थे और खाकी वर्दी में हमेशा रहते थे। उनके पैरों में चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट यानी जूते हुआ करते थे। दूसरा नंबर पॉइंट है, प्रीतम चंद पढ़ाने के प्रति बहुत सचेत रहते थे। पीटी सर जो थे प्रीतम चंद, वो पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ही वो सचेत रहा करते थे। पाठ याद न करने पर बर्बरता की हद तक सजा देते थे। बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा वो दिया करते थे। उनके इसी रूप ने उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा दिया। बच्चों को इतनी कठिन वो सजा दिया करते थे पाठ याद ना करने पर, कि जब स्कूल के प्रधानाध्यापक ने देखा कि इतनी छोटे क्लास के बच्चों को इतनी कड़ी सजा दी जा रही है, तो इसके एवज में उन्होंने उन्हें नौकरी से मुअत्तल करवा दिया, सस्पेंड कर दिया गया उन्हें। तीसरा पॉइंट है, स्काउटिंग की परेड कराते समय उनका रूप लड़कों को बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? तब वे समान व्यवहार से हट करके लड़कों को उत्साहित करते हुए शाबाशी देते थे। जब पीटी करवाते थे आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो वो काफी उत्साहित रहते थे और बच्चों को भी प्रेरित करते थे और उनके कामों के लिए उन्हें बराबर शाबाशी दिया करते थे, वाहवाही दिया करते थे। चौथा पॉइंट है, अंत में उन्हें एक नरम दिल व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। पाठ के अंत में दिखाया गया है कि वो जब सस्पेंड हो जाते हैं, नौकरी से मुअत्तल कर दिए जाते हैं, तो अपने घर में एक पालतू तोते को वो बड़े प्रेम से वो बादाम की गिरिया खिलाया करते थे। इससे पता चलता है कि वो कठोर हृदय व्यक्ति के अंदर भी नरम दिल इंसान बसता था, जो नौकरी से निकाले जाने पर दुखी न थे और प्रेम पूर्वक अपने तोतों को बादाम की गिरिया खिलाते थे। उन्हें इस बात का जरा भी तकलीफ नहीं था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, और खुशी खुशी वो अपने पालतू तोते को बादाम की गिरिया खिलाया करते थे। पाठ में बताया गया है कि स्कूल में अनुशासन बना रखने के लिए छात्रों में को भयभीत अवस्था में रखा जाता था। अगर स्कूल में अनुशासन बनाया जाना है तो छात्रों में भय दिखाया जाना ये उचित है, ऐसा वो समझते थे। पाठ याद न करने पर उन्हें मुर्गा बना दिया जाता था। जब वो देखा करते थे कि जो पाठ उन्होंने दिया है बच्चे याद करके नहीं लाते थे, तो वो दंड स्वरूप उन्हें मुर्गा बना दिया करते थे पीटी सर प्रीतम चंद। इस तरह की सजा देना अत्यंत बर्बरतापूर्ण है। अगर बच्चे, छोटे क्लास के बच्चे अगर पाठ याद ना करते हो, 5वीं क्लास के बच्चे, तो उनके लिए इतनी कड़ी सजा दिया जाना कि मुर्गा बना दिया जाना, उन्हें धूप में खड़े कर दिया जाना, ये काफी उनके लिए अन्यायपूर्ण और बर्बरतापूर्वक दंड था, जो कि उचित नहीं है। वर्तमान समय में शारीरिक दंड और भयपूर्ण वातावरण में छात्रों को बढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है आज के टाइम के लिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 49, टोपी और इत्थम की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। ये भी प्रश्न जो है 5 नंबर के तीनों प्रश्न हम देख रहे हैं कि संचयन पाठ से आए हुए हैं, संचयन भाग 2 किताब से हमारे आए हुए हैं, और 5 नंबर के सभी प्रश्न हमारे स्पर्श से न होकर के संचयन से खंडगांव में पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 49 नंबर, ये राही मासूम रज्जा द्वारा रचित टोपी शुक्ला कहानी से ली गई है। चलिए इसके आंसर पर विचार करते हैं। टोपी इत्थम की दादी वो बेशक अलग अलग धर्म के थे। टोपी और इत्थम की दादी अलग अलग धर्म के थे, एक हिंदू धर्म से थे और एक मुस्लिम धर्म से थे,
परंतु जब भी टोपी उनके घर जाता, टोपी की दादी उसे स्नेह से अपने पास बैठा लिया करती थी। टोपी को उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती थी। टोपी को इरफान की दादी की भाषा, जो जिस अंदाज में और जिस भाषा में वो बोला करती थी, वो काफी अच्छी लगती थी। वे उसे बार बार कुछ खाने को देती थी। इरफान की दादी टोपी को बार बार कुछ न कुछ खाने को देती थी, अपने पास बैठाती थी, पर वह खाने से मना कर देता था। पर टोपी लज्जावश खाने से मना कर दिया करता था। फिर भी इरफान की दादी टोपी को अपमानित नहीं करती थी, इस वजह से कि वो अन्य धर्म के हैं, हम अन्य धर्म के हैं, और वो बच्चा नहीं खा रहा है, तो ये बात से वो उन्हें अपमानित नहीं करती थी। इस कारण दोनों का बंधन अटूट था। धर्म, मजहब, इन दोनों के बंधन में आड़े नहीं आते थे। अलग अलग धर्म और मजहब के होने के बावजूद भी इरफान की दादी और टोपी का बंधन काफी अटूट था। चलिए प्रश्न संख्या 50 पर विचार करते हैं। ये तो आपके पाठ्य पुस्तक से थे, 39, 48, 47। अब हम लोग रचना सेक्शन में आते हैं। 5 नंबर के प्रश्न से, रचना से जो पूछे जाते हैं निबंध, उन निबंधों में आदर्श विद्यार्थी के बारे में निबंध है। चलिए उस पर हम लोग देखते हैं। आदर्श विद्यार्थी का क्या अर्थ होता है? आदर्श विद्यार्थी का मतलब है श्रेष्ठ आचरण करने वाला विद्यार्थी, विद्या प्राप्ति को जीवन का पहला आदर्श मानने वाला विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी होता है। तो ये निबंध लिखने के टाइम हम लोग कुछ पॉइंट अगर उस निबंध में डाले, कुछ लाइनें ऐसा डाले, तो वो बेहतर हमें रिजल्ट प्रदान करता है। आदर्श विद्यार्थी के कुछ गुण कौन कौन से हैं, आइए कुछ टॉपिकों पर विचार करते हैं। वह सीखने की इच्छा से ओतप्रोत होता है, ज्ञान पाने की गहरी ललक रखता है। दूसरा नंबर है वह परिश्रमी और लगनशील होता है। तीसरा नंबर है वह सादा जीवन जीता है और फैशन और ग्लैमर की दुनिया से दूर रहता है। ये सब अच्छे विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी के गुण हैं। वह अपनी निश्चित दिनचर्या बनाता है, एक फिक्स रूटीन बनाता है, डेली रूटीन, और उसका कठोरता से पालन करता है और उस पर अमल भी करता है। वह अच्छे गुणों को अपनाता है और बुराइयों से दूर रहता है। वह अपने गुरुजन का सम्मान करता है और शिक्षकों तथा अभिभावकों की उचित सलाह को सुनकर उस पर अमल करता है। टीचर्स और गार्जियंस के बातों को, गुरुजनों के बातों को आदर्श विद्यार्थी अमल में लाता है, व्यवहार में लाता है उनकी बातों को। वह विद्यालय में होने वाली सभी तरह की गतिविधियों में भाग लेता है। वह व्यक्तिगत विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध होता है। वह अपने पीछे ऐसे उदाहरण छोड़ जाता है जो अन्य विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं। अन्य विद्यार्थी उस आदर्श विद्यार्थी के गुणों और व्यवहारों को देख करके उनका अनुकरण करते हैं। चलिए आगे देखें। आदर्श विद्यार्थी के जिज्ञासा, अनुशासन, सदा जीवन, उच्च विचार। यह आदर्श विद्यार्थी में जिज्ञासा की भावना होनी चाहिए। हर समय उसे कुछ न कुछ जो सामने घटित हो रहे हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक हो या उससे इतर हो, उन्हें उसके पीछे के कारणों को जानने की इच्छा होनी चाहिए, और उन इच्छाओं के समाधान के लिए गुरुजनों, अपने से बड़ों, भाई बंधुओं से उसे हमेशा उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अनुशासन आदर्श विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण है। अगर कोई बच्चा अनुशासन में नहीं रहता है तो वो आदर्श विद्यार्थी नहीं कहलाएगा। और सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए। बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाली स्थिति में ना हो, विचारों से उच्च हो और पहनावे से सादगी भरा हो। तो इस चीजों को, पॉइंट को हमें डील कर लेना है। विद्यार्थी जीवन का आदर्श होता है। वह न केवल शिक्षा में उच्चता प्राप्त करता है, बल्कि उच्च सोच और आदर्शों का पालन करता है। सादगी और अनुशासन उसके जीवन का आधार होता है। उसका मूल लक्ष्य जीवन में
के सार्थकता में अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। अनुशासित विद्यार्थी विद्यालय के नियमों का पालन करता है और शिक्षकों की आज्ञा का सम्मान करता है। वो अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन मैनेजमेंट करता है और नियमित रूप से पढ़ाई करता है, रेगुलर पढ़ता है। वह अपने से बड़ों का सम्मान करता है और सभी के साथ प्रेम भाव से रहता है। वह साफ सुथरे कपड़े पहनता है और उसकी आंखों में एक अलग ही किस्म की तेज होता है। वह बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। वह नियमित रूप से स्कूल से मिले हुए होमवर्क को करता है और साथ ही पढ़ाए गए पाठ को दोहराता है। वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। वह देश की तरक्की में चार चांद लगा देता है। आदर्श विद्यार्थी। अनुशासन से जुड़ी कुछ और बातें हैं जो आदर्श विद्यार्थी में हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी बातें हैं? अनुशासन से विद्यार्थी अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन कर सकता है। अनुशासन से विद्यार्थी अपने शिक्षा के प्रति संवेदनशील बना रह सकता है। अनुशासन से विद्यार्थी आत्मनियंत्रण और समय के महत्व को समझ सकता है। अनुशासन से विद्यार्थी संघर्षों का सामना करने के लिए अपने आप में क्षमता विकसित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज। उपसंहार। तो बच्चे, आदर्श विद्यार्थी के हम लोगों ने बहुत सारे गुणों को देखा। अब हम उस निबंध के अंतिम पड़ाव पर आते हैं जिसे उपसंहार कहते हैं। एक आदर्श छात्र अपने माता पिता के महत्व को समझता है और बड़े होने पर हमेशा उनका ख्याल रखता है। वे दूसरों की सेवा करने में विश्वास करते हैं और अपने परिवार की चिंता और मुद्दों के प्रति दयालु होते हैं। वे सबकी सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और समाज की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने आदर्श विद्यार्थी निबंध के बारे में देखा कि कौन कौन से पॉइंट हम दे सकते हैं और उनका समापन उपसंहार हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये निबंध जो आपको आते हैं क ख करके, उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध देने होते हैं। यहाँ इस खंड में दो निबंध दिए गए हैं। एक आदर्श विद्यार्थी जिसको हम लोगों ने देखा और दूसरा है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर हम लोग कौन कौन सी टॉपिक इस निबंध के तहत दे सकते हैं, चलिए मोटा मोटी हम लोग उन पर भी विचार कर लेते हैं। भूमिका। किसी भी निबंध को चालू करने से पहले शुरुआत में हम उसकी भूमिका लिखते हैं। चलिए, यह कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम? विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। विद्यालय में जो स्वास्थ्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वह कार्यक्रम विद्यार्थियों के समग्र स्वास्थ्य, सभी तरह के स्वास्थ्य, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, और विकास के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। स्वस्थ विद्यार्थी ही एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ये विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम की भूमिका हो गई। अब विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं? छात्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। पोषण, स्वच्छता और साफ सफाई की आदतों को बढ़ावा देना इसका दूसरा उद्देश्य है। विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की समय समय पर पहचान और उनका समाधान करना इसका उद्देश्य है। छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के उपायों से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं जैसे टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच का प्रावधान करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आइए आरोग्य दूतों की भूमिका देखते हैं कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में आरोग्य दूतों की क्या भूमिका हो सकती है या होती है। स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को समझाने, समाधान लाने वाले प्रमुख व्यक्तित्व छात्रों और शिक्षकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने वाले व्यक्ति को आरोग्य दूत कहते हैं। स्वास्थ्य शिविरों और कार्यक्रमों का आयोजन वो करवाते हैं, छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को बनाते हैं, बना के रखते हैं और उनकी नियमित जांच करवाते हैं। इससे लाभ क्या होंगे विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से?
तो बच्चों के बीच बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा का तालमेल हो सकेगा। हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही और हमारा स्वस्थ दिमाग वास करता है। तो हमारा अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छे तरीके से अपने दिमाग को शिक्षा की ओर अग्रसित कर सकते हैं। बीमारियों की समय पर पहचान और रोकथाम, छात्रों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में सुधार होगा। इस कार्यक्रम के तहत समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण होगा। चलिए, हम लोगों ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य को जाना, इससे होने वाले लाभों को जाना। अब इसके उपसंहार पर हम आते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम विद्यार्थियों के समग्र विकास और स्वस्थ भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल बच्चों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, बल्कि उन्हें स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है। इस कार्यक्रम से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। एक स्वस्थ विद्यार्थी ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है और एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकता है। हालांकि सीमित संसाधन और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां हैं, फिर भी इस कार्यक्रम का प्रभाव व्यापक और दूरगामी है। यह पहल स्वस्थ राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, हमने 2 निबंध के बारे में चर्चा किया। प्रश्न संख्या 52 है, जो कि पत्र लेखन से रिलेटेड है। क्या है 52 नंबर क्वेश्चन? आइए देखते हैं। अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव में माननीय विधायक को आमंत्रित करने के लिए बाल संसद की ओर से एक अनुरोध पत्र लिखना है। आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन होने जा रहे हैं। आपके स्थानीय क्षेत्र के जो माननीय विधायक महोदय हैं, एमएलए सर हैं, उनको आपको एज ए गेस्ट के रूप में आमंत्रित करना है, इनवाइट करना है। उसके लिए बाल संसद के जो सदस्य हैं, वो लोग उन्हें अनुरोध पत्र कैसे लिखेंगे, इस पर हम लोग विचार करते हैं। आइए, सेवा में माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसे पाकुड़ जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, आप अपने अपने विधानसभा के क्षेत्र का लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, पाकुड़ दे सकते हैं। विषय, विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण। विद्यालय का एनुअल फंक्शन जो होने जा रहा है, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में हम एमएलए साहब को, विधायक जी को आमंत्रित कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। विषय ये हो गया माननीय महोदय, कॉमा, उसके बाद नीचे का लाइन, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव दिनांक, जिस भी दिनांक से आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन होने जा रहे हैं, उसका जिक्र करेंगे, वो आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर हम आपके सम्मानित मार्गदर्शन और प्रेरणादायी उपस्थिति के लिए आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। आपके अनुभव और प्रेरणा से न केवल विद्यार्थी बल्कि समस्त विद्यालय परिवार लाभान्वित होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है। किस तारीख को कार्यक्रम होना है, किस टाइम पर कार्यक्रम होना है, स्थान विद्यालय का परिसर है, विद्यालय का कैंपस है, विद्यालय का उस जगह का नाम देना है। आपकी सहमति और उपस्थिति के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। कृपया अपनी स्वीकृति हमें दिनांक डैश 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 तक प्रदान करें। एक तारीख होगा जो कि आयोजन से पहले का होगा, कि आयोजन अगर होने वाला है 15 तक, आप उससे पहले का 2-3 दिन का समय मांग सकते हैं कि इस दिनांक तक आप हमें स्वीकृति प्रदान करें कि आपकी सहमति और उपस्थिति के लिए आप राजी हैं। धन्यवाद। सादर नाम दे देना है। बाल संसद के जो बच्चे हैं वो अपना नाम प्रधान प्रतिनिधि बाल संसद
विद्यालय का नाम हो जाएगा और संपर्क कोई मोबाइल नंबर या ईमेल कुछ आप दे सकते हैं। ये जो हैं ये आपके इस जगह पर नीचे लाइन में लिखे जाएंगे। चलिए, इस तरह बच्चों हम लोगों ने हिंदी बी के सेट 1 के सेक्शन डी का 5 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर के अंतर्गत 6 में से किन्हीं 4 का आंसर देना होता है, हम लोगों ने उसका अवलोकन किया और विवेचन किया। मैं आशा करता हूं कि आपकी जिज्ञासाएं इन प्रश्नोत्तर को देख करके शांत हुई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई जिज्ञासा या प्रश्न रहता है तो हमारे इस चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले वीडियो में मैं उन समस्याओं का, आपके जिज्ञासाओं का समाधान करने की पूरी चेष्टा करूं। धन्यवाद साथियों। जोहार।